अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाइयों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैंने कमेंट्स पढ़ लिए और मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे पुट करूंगा, यानी कि अपलोड करूंगा। और वीडियो मैंने एक दिन पहले बना ली थी, तो उस वक्त तक ये इंसिडेंट शुरू हुआ था युवराज सिंह वाला। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा और युवराज सिंह को जो है वो यकीनी तौर पर अब एक्सक्यूज़ करना होगा। तो आज अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं आज ही रात को अपलोड कर दूं। अगर मैं कल करूंगा, यानी कि जब आप ये वीडियो अगर आज के दिन में देख रहे हो और एक दिन पहले जुम्मे को माफ़ी हो गई है, मैं जुम्मे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज जो है वो वीडियो मैंने जुमेरात को रिकॉर्ड की थी, जो अभी आप देखी आपने। तो बात यह है कि युवराज सिंह ने कहा कि मेरा हरगिज़ हरगिज़ ऐसा मकसद और मतलब नहीं था कि मैं किसी की जो है वो तज़हीक करूं। और देखते हैं अब क्या एक्सेप्टेंस आती है। और कुछ लोगों की आवाम जो होती है ना, पब्लिक का ओपिनियन ये है कि वो जो दलित सोशल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मैंने आपको बताया भी था, तो उनका वो कहते हैं कि लोग पब्लिसिटी गेन करने के लिए वो लोग जो है वो मार्केट में आ गए। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा जो है ना वो मसला है और रेसिज्म पर भी बात चली जाती है इस पर। तो बहरहाल ये अच्छा है कि युवराज ने एक्सक्यूज़ कर लिया। अब देखते हैं कि इसकी क्या फर्दर इस पर प्रोसीडिंग्स होती हैं या नहीं होती, क्योंकि एफआईआर लॉन्च तो कराई थी उन्होंने। चहल का अभी तक जो है ना कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, एक बात है कि एक होता है इंसानी हुकूक और एक होते हैं अवामी के। अब आपने जो भंगी का वर्ड बोल दिया था भाई, वो अब लोगों में बात चली गई है ना। अब शायद बॉल चहल के, यशविंदर चहल के कोर्ट से बाहर है, लेकिन आई थिंक कि चहल को भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए। मे बी कि वो किसी राइट मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और युवराज सिंह यकीनी तौर पर केयरफुल रहेंगे कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये जब आप वीडियो पर बात कर रहे होते हैं लोगों से, तो इसमें आपको बड़ा नाप तोल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, इतनी पहचान है आपकी, शोहरत है, तो आप लोगों की एक एक बात पर, एक एक लाइन पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। अब उन्होंने कहाँ सोचा था कि इस तरह से एक चिटचैट की है तफरी में, और फिर चहल को छोटा होने की हैसियत से, कि खुद से वो बहुत छोटे हैं युवराज सिंह से, उन्होंने कह दिया। लेकिन आई थिंक वो भंगी का वर्ड और अब्बा को नचा रहा है, ये भी बहुत गलत था। तो मेरा ख्याल से वो अब्बा को नचा रहा है वाली बात ऐसी है कि वो पर्सनली चहल को भी बहुत हर्ट कर गई होगी। बहरहाल हमें इस बात को लेकर जो है कोई तनकीद इसलिए नहीं करनी कि अच्छा साइन है कि युवराज सिंह ने एक्सक्यूज़ कर लिया है। और दूसरी जानिब वो जो शुएब अख्तर वाला केस है, यकीनी तौर पर वो भी अब एक ऐसी जगह है साइबर क्राइम में, एफआईए साइबर क्राइम के, वहाँ उन्हें आज तलब किया हुआ है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है, बताएंगे। और तो पीसीबी ने क्लियर कर दिया है भाई, लोग डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामला सुलझाना चाहिए, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यार ये मसला जो है वो हमारा नहीं है। तफज्जुल रिजवी ने इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए जो है वो केस किया है शुएब अख्तर साहब पर। और नाउ इट्स अप टू तफज्जुल रिजवी एंड शुएब अख्तर के इस केस में क्या होता है। और शुएब अख्तर के लॉयर हैं, दो किस्म के नोटिस मिले थे शुएब अख्तर को, एक आलमी और एक लोकल जो पाकिस्तानी। तो यकीनी तौर पर उन्होंने बरतानिया से भी जो है वो नोटिस भिजवाया था और एफआईए साइबर क्राइम ने उन्हें तलब भी किया है उनकी दरख्वास्त पर, शुएब अख्तर को। तो बस दुआ करते हैं कि इसके नताइज अच्छे ही निकलें। और अब बात करेंगे, बहुत सारे दोस्तों की जो है ना वो रिक्वेस्ट आ रही थी, फरमाइश आ रही थी कि यार आप कुछ माजी के झरोकों से बात कर लें और वो मंकी गेट पर बात कर लें। तो भाई मैं मंकी गेट पर बात कर रहा हूँ, आप लोग खुश हो जाएं। और कोशिश कर रहा हूँ भाई, और अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अपनी बस मेमोरी से ही मैं थोड़ा सा मामला आगे चलाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को दोबारा से रीचेक नहीं कर रहा। और क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में आज ही जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ही देख रहा था, तो मुझे याद है वो यकीनी तौर पर सिडनी का टेस्ट के जहाँ बड़े मसाइल हुए थे और एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह की एक दो मुश्तरका हरकतें मुझे याद है, एक दूसरे को दोनों किस तरह से वो कर रहे थे। और 2008 की वो उसमें जो फिर ओडीआई सीरीज हुई थी वो भी मुझे याद है कि किस तरह से इंडिया ने वो जीती थी, जो बेस्ट ऑफ 3 फाइनल जो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट होती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में वो जीता था। और अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में भारत की क़यादत कर रहे थे, लास्ट टाइम एवर अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, इन सब का टूर था। तो सिडनी में जब बात हुई, टॉस जीता गया, बैटिंग शुरू की ऑस्ट्रेलिया ने, तो फिल जेक्स जो होते थे ओपनर, जी हाँ, तो वो जो है उन्होंने
कुछ नहीं किया शुरू में, वो आई थिंक के बगैर कोई रन बनाए हुए ही आउट हो गए थे फिल जेक्स। तो वहां से शुरुआत बड़ी अच्छी हुई भारत की, और उसके बाद भारतीय टीम में एक नई एनर्जी थी, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि यार इसने मुझे मंकी कहा है, और हरभजन सिंह ने मना किया था कि नहीं भाई मंकी नहीं कहा। और एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह और भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी पूरी क्रिकेट बोर्ड थी, उनमें कहीं ना कहीं एक सर्द जंग छिड़ गई थी, जो बज़ाहिर उस वक्त तक इतनी ज़्यादा आया नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैच आगे बढ़ा तो इंडिया की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई फर्स्ट इनिंग्स में कि 130 आउट फॉर 6 कर दिए गए थे और 6 विकेटें ले ली थी। ईशांत शर्मा मुझे याद है कि उस पूरी सीरीज में बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, फाइन थे। और रिकी पॉन्टिंग को जो इसके बाद पर्थ वाला टेस्ट था वहां तो बहुत परेशान किया था ईशांत शर्मा ने। तो ईशांत शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कुंबले बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे क्योंकि कप्तान थे, हरभजन भी लगे हुए थे। 6 विकेटें गिर गई थी, 150 भी नहीं हुआ था बोर्ड पर, 125, 30, 35 पर। तो 6 विकेटें गिरने के बाद और एंड्रू साइमंड्स को 4 मौके दिए, 4 मौके दिए गए। जी हाँ, एक होता है कि गलती हो गई, इंपायरिंग ब्लंडर हो गया। अच्छा, एंड्रू साइमंड्स जब विकेट पर बैटिंग करने आए तो आई थिंक वो अपनी पहली या दूसरी ही बॉल पर ईशांत शर्मा की गेंद पर कॉट बिहाइंड हो गए थे। लेकिन अपील पर खामोश रहे एम्पायर। तो ऑन फील्ड एम्पायर खामोश रहे, ना कोई मशवरा किया, ना कोई सलाह की, क्योंकि बड़ा क्लियर वो एज लगा था और एंड्रू साइमंड्स सरवाइव कर गए। चलो बहरहाल हो गया। उसके बाद स्टंप हो गए वो कुंबले की आई थिंक बॉल पर, और पैर उनका क्लियरली देखा जा सकता था कि हवा में, लेकिन वहां भी सरवाइव कर गए। अच्छा, उससे पहले रिकी पॉन्टिंग आउट तो होकर चले गए, लेकिन सौरव गंगुली बॉल कर रहे थे। जी हाँ, बॉलिंग भी करवाते थे उनसे अनिल कुंबले वगैरह के, भाई सबको पता था कि हैंडी बॉलर है। सौरव गंगुली ने जो है वो एक ग्लाइड कर रहे थे रिकी पॉन्टिंग डाउन द लेग साइड, वो जो टिकल लगता है वो क्लियर लगा और कॉट बिहाइंड हो गए रिकी पॉन्टिंग। वो भी खड़े रहे, एम्पायर ने भी कहा कि भाई तुम खड़े हो तो चलो तुसी खड़े रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं दूंगा आउट। तो फिर रिकी पॉन्टिंग थे भाई, रिकी पॉन्टिंग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट समझते थे शायद एम्पायर उन्हें। एक वो मौका हुआ, उसके बाद एक और मामला हुआ कि साइमन को एक और बार जो है वो कैच कॉट बिहाइंड नहीं दिया गया। तो बड़ा ही शदीद किस्म का जो है ना वो मसला नजर आया। तो अगर अब मैं बात करता हूं कि तीनों एम्पायर्स की बेमानी की, तो यार ये बड़ी तगड़ी किस्म की बेमानी की उन्होंने, और मैं बड़ा सरप्राइज हूं। और पहली इनिंग में एंड्रू साइमंड ने आई थिंक 160 प्लस बनाया था। तो एंड्रू साइमंड साहब ने जो है वो 160 प्लस बनाए, और ब्रैड हॉग जो स्पिनर थे लेफ्ट आर्म, उनके साथ बहुत अच्छी जो है ना पार्टनरशिप लग गई उनकी 6 विकेटें गिर जाने के बाद, और बड़ी पार्टनरशिप लग गई। और उसके बाद अच्छे तगड़े रन्स बना दिए थे, आई थिंक के बड़े अच्छे रन्स बना दिए थे उन्होंने, 400 प्लस बना दिए थे शायद, और 460-70 रन बना दिए थे शायद ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद जो है अगर बात कर लें तो इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। वसीम जाफर उस टूर पे थे। जी हाँ, ये वही वसीम जाफर हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में मतलब कामयाबियों के झंडे गाड़े हुए हैं। इंडिया के लिए भी 1-2 अच्छी बारी खेली है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। वहां बेचारा आउट हो गया वसीम जाफर। उसके बाद लेकिन अच्छी बैटिंग की सचिन द्वारा और देखने को मिली, और द्रविड़ और लक्ष्मण द्वारा। तो बड़ा ही इंडिया ने जो है वो 500 प्लस रन कर दिए, यानी लीड अचीव कर ली। इंडिया ने जो है वो 60-70 रन की लीड अचीव कर ली, तो ये बड़ा अच्छा साइन था। फिर दोबारा से बारी शुरू होनी थी ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, उसके बीच में टेंशन बढ़ता गया। ऑस्ट्रेलियन क्लेम करते रहे कि भाई वो साइमन को मंकी बोला है हरभजन ने, और ये मुकर रहा है। हरभजन को बुलाया, मैच रेफरी से बात हुई, उसने कहा कि नहीं भाई मैंने नहीं बोला और ये गलत बात है। उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी चीज़ जो है वो रेसिज्म के उसमें दायरे में लैंड कर रही है, तो हम देख रहे हैं इसको। अच्छा भाई देख लो। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा बैटिंग की भाई, 401 रन किए। और उसके बाद इंडिया को आखिरी दिन जो है ना भाई 333 रन, कितने 333, जी हाँ, बनाने थे। 72-75 ओवर का खेल था टोटल। तो टीम इंडिया को पता था कि लास्ट डे सिडनी की विकेट पर, और अब रन्स पर जाना है, तो वो पोजीशन पहले 12-15 ओवर में असिस्ट करनी थी। तो असिस्ट से इसलिए हुई कि यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, विकेट्स गिरी। उसके बाद फिर वही द्रविड़ लक्ष्मण का सहारा, फिर तेंदुलकर का सहारा। उसके बाद जो है जहां जहां सचिन तेंदुलकर वैसे ही इस सीरीज में जा रहे थे, वो सारा झगड़ा अपनी जगह, लेकिन जो ट्रू क्रिकेट के फैन थे जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम या मौजूद प्रॉपर जेंटलमैन थे,
तो वो जेंटलमैन जितना भी वो गेम कहते हैं ना, इस गेम को जेंटलमैन्स गेम, तो वो जितने भी इंसान थे वो सचिन तेंदुलकर को वहाँ देखना चाहते थे, क्योंकि दे नो कि दे ऑल नो कि यार सचिन शायद लास्ट टाइम आए हैं भारत से ऑस्ट्रेलिया, और अब सचिन तेंदुलकर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जब भारत का टूर आएगा ऑस्ट्रेलिया का तो शायद सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके होंगे। तो बहरहाल वहाँ सचिन के लिए जो तालियां बज रही थी, जो स्टैंडिंग ओवेशंस थे तमाम ग्राउंड्स में, वो काबिले दीद थे भाई। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम और वो जो एम्पायर्स और मैच रेफरी, इन सब ने मिलकर क्या किया भाई, ये भी सुन लीजिए। ये बहुत अहम बात है आप लोगों के लिए जाननी कि उन लोगों ने क्या किया जी। तो उन्होंने ये किया कि जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो ऑल ऑफ द सडन बेईमानियों का एक ना रुकने वाला जो है ना वो तांता बन गया। नो बॉल साबित हो रही थी, उस पर विकेट मिल गई, खामोश खड़े रहे एम्पायर्स कि हाँ हमें तो दिखा ही नहीं, हमें तो दिखता ही नहीं, हम तो बस एम्पायरिंग जो है वो उम्मीद से करते हैं, या हम उस पर करते हैं प्रेडिक्शन पर कि जो जब दिल चाहता है नो दे देते हैं और जब दिल चाहता है तो हम नहीं देते। तो वेस्ट इंडियन एम्पायर था अलॉन्ग विद ऑजी, तो वहाँ पर नो बॉल हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। अगर फिर बात कर लें, आप आगे बढ़ जाएं कि उसके अलावा क्या क्या हुआ, तो भाई वो एक बॉल थी, मैं बैट्समैन भूल रहा हूँ यार मगर माजरत के साथ, कि एडम गिलक्रिस्ट के पास एंड्रू साइमंड की बॉल पर कैच गया था, लक्ष्मण का या पता नहीं किसका, तो बहरहाल वो कैच गया। तो एडम गिलक्रिस्ट, मैं भी वो मूवमेंट याद रखता हूँ उनका, वो 2003 में अरविंदा डिसिल्वा की बॉल पर वो खुद ही चल पड़े थे सेमीफाइनल में, बाद में श्रीलंका जीत गया, हार गया, और ऑस्ट्रेलिया 2007 में जीत गया, तो सब खुश हो गए। नहीं 2003 ही था वो माजरत के साथ, 2007 में तो फाइनल खेले थे और एडम गिलक्रिस्ट ने यहाँ टेनिस की बॉल रखकर पता नहीं कौन सा मेथड लाए थे वो, उन्हें किसने इजाजत दी थी, सेंचुरी की थी 2007 के फाइनल में। तो 2003 में एडम गिलक्रिस्ट की बड़ी वाह थी, तो हम सब कहते थे बड़े भाई वो तो फरिश्ता जैसा प्लेयर है और वो तो सच का पैकर है और वो तो आउट होता है तो खुद चला जाता है। एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ी जोरदार, जानते हुए भी कि यार बल्ला पीछे पैड आगे, और उसने तबाही अपील की और एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी कि भैया ये तो बहुत ही खूबसूरत, एम्पायर तो ये देख रहा था एडम गिलक्रिस्ट अपील कर रहा है तो आउट है, मेरी तो नजर ही नहीं है, मैं तो अंधा पैदा हुआ हूँ दुनिया में। तो वो एडम गिलक्रिस्ट ने अपील की, एम्पायर ने आउट दे दिया। उसके बाद सौरव गंगुली का कैच था, वो जो एज लगता है लेफ्ट हैंडर का बड़ा फेमस होता है, लगता है वो एज लगा भाई दूसरी या तीसरी स्लिप में माइकल क्लार्क, जी हाँ माइकल क्लार्क, आप समझ गए ना कौन है यार, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, ये वही माइकल क्लार्क हैं जो इंडिया के लिए बहुत नफरत भी रखते थे, और बाद में ये आईपीएल आए और इधर आए कमेंट्री और आइए, तो जब देखा कि पैसे की चकाचौंध है तो उन्होंने कहा यार भारत जैसी तो कोई नेशन ही नहीं है, कोई कंट्री ही नहीं है, मुझे इतना मजा आता है यहाँ, क्योंकि वहां से माल मिल रहा था। और अभी यही माइकल क्लार्क है कि अभी आईपीएल हैंकी पैंकी हुई कोविड-19 की वजह से, साफत की वजह से, तो अभी ये शख्स शुरू हो गया कि हमारे बॉलर जो है वो कोहली को अकॉर्डिंगली बॉल नहीं करते, जान से बॉल नहीं करते, वो सब चाहते हैं कि आईपीएल में मुआहदा हो तो लोग नाराज हो जाएंगे। आरसीबी, मतलब आरसीबी सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का मुआहदा करा लेती है, विराट कोहली को खुश रखोगे तो आईपीएल में मुआहदा होगा वरना नहीं होगा, ये मैंने बताया भी था आपको पहले। तो ये जहालत है। तो वही माइकल क्लार्क जो है वो चले गए और वो प्रोडक्शन हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की। देखें जब ऑस्ट्रेलिया में होती है, जैसे इंडिया से कोई चीज निकलती है तो दूरदर्शन, स्टार, ये सब जगहें कि वहां से प्रोडक्शन के राइट्स आगे पास ऑन होते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी क्रिकेट होती है तो वो चैनल 9 की सारी प्रोडक्शन सीरीज होती है, सारे इक्विपमेंट होता है, तो वहां उन्होंने जो है ना जूम इन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया। और अब मैं यही कह रहा था कि ये एक स्टेप जूम करें तो ये ऐसा वाजे लग रहा है कि ग्राउंड पे गिर के बॉल को इसने उठाया है। तो खैर कहानी हो गई, कहानी मुक गई, और माइकल क्लार्क साहब जो है वो बड़े नेक के बच्चे थे, उसने जो है मैं तो कहूंगा बेशरम आदमी ने गेंद उठा ली और अपील भी कर दी। हालांकि उसे खुद पता था यार, वो तो इतना वाजे होता है कि उसे खुद पता था कि मैंने ग्राउंड से उठाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रही थी, इंतकाम लेने के लिए खेल रही थी कि बस बेईमानी करो। एम्पायर्स भी मिल गए थे, सब मिल गए थे कि यार इन्हें हरा दो, तो बस वो आउट हुआ। उसके बाद फिर एक स्टेज आई कि सर्वाइवल गेम शुरू हुआ, आखिरी के 2 या 3 ओवर्स रह गए थे यार, 2 या 3 ओवर्स रह गए थे, तो माइकल क्लार्क की जानिब भी बॉल फेंक दी कि यार आजा, तूने बड़ा बेईमानी से कैच भी लिया था तो आज जो है ना तेरी पकड़ नहीं हो रही, यानी ऊपर वाले ने आज तेरी रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, क्लार्क आजा। पॉन्टिंग ने कहा शायद कुछ हो जाए, चांस ले ले। लेफ्ट आर्म स्पिनर था, जरा सा जो इस तरह के बॉलर्स होते हैं तैयार नहीं थे, टेल एंडर बेचारे थे, हरभजन था और आरपी सिंह थे और ईशांत वगैरह रह गए थे। तो बहरहाल माइकल क्लार्क ने यार उसे 1 ओवर में तीनों को आउट कर दिया, तीनों बंदे आखिरी वाले आउट कर दिए।
और यूं भारत वो टेस्ट मैच हार गया। एम्पायर ने बुला लिया हरभजन सिंह को कि भैया आप पर जो है ना ये रेसिज्म का जो है ना केस पुटअप हो रहा है, आप पर ये साबित होगा। और आईसीसी से फिर जब इंडिया एक तो टेस्ट हारा हुआ, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग से सवाल कर दिया था किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई थिंक कि वो भारती साफी होगा, उन बेचारों ने सवाल कर दिया कि ये, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है हम बेईमान है, ये है वो है। तो अनिल कुंबले से जब बात की तो उसने बोला कि यार इस खेल को खेल की तरह सिर्फ एक ही टीम खेली, हम खेल को खेल की तरह खेले। तो वहां पे थोड़ी सी क्लैपिंग हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन क्लैपिंग नहीं होती, हल्की सी क्लैपिंग हुई, शायद भारती वही थे जर्नलिस्ट थे कि उन्होंने क्लैप किया, क्योंकि सब देख रहे थे वो मंजर के उस पूरे टेस्ट मैच में एक नहीं अनगिनत बेमानियां, बड़े अजीब अजीब से फैसले, नो बॉल पर इग्नोर कर देना, आउट है तो किसी की मदद नहीं लेना। अगर भारतीय बल्लेबाज को आउट करार दे दिया, डाउटफुल था तो थर्ड एम्पायर से राय ले लेते, नहीं ली गई। और उसके बाद पक्का ऑन फील्ड ही आउट दिया गया, उनकी राय तब नहीं ली गई क्योंकि वो जानते थे कि यार हम गलत आउट दे रहे हैं, गलत बेमानी कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल वहां पर भारत ने थ्रेट दे दिया था पहले ही कि अगर हरभजन पर आपने ये ब्लेम डालने की कोशिश की तो हम ये दौरा मुलतवी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो वो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, लेकिन उसके बाद भारत हारी हुई, सिडनी में भारत के लोग बैठे हुए, यानी क्रिकेटर्स बैठे हुए, हरभजन सिंह को बुलाया, बहुत देर तक प्रोसीडिंग्स होती नहीं, मैच रेफरी ने, और शायद माइक प्रॉक्टर था या पता नहीं कौन था, तो उसने बुलाकर सारी बातचीत की, ये वो। फिर रातों रात लेट आवर्स में फैसला आ गया भाई, नेक्स्ट डे लग गया था, फैसला आ गया कि आईसीसी ने हरभजन सिंह पर 3 मैचेस का बैन लगा दिया। अच्छा, अब ये लोग जा रहे थे अपने होटल वगैरह, इन्हें अगला मेरा ख्याल से इन्हें कैनबरा जाना था, तो वहां पर इनका था कुछ प्रैक्टिस या उसके बाद वहां से पर्थ पहुंचना था, जो भी। तो अब क्या किया इन्होंने कि सारे सीनियर प्लेयर्स ने वहां मिलकर तय किया कि यार अब हम जो है ना भाई इस चीज को जो है हम नहीं मानेंगे। सीनियर प्रोज जो थे उन सब ने, कुंबले, सचिन वगैरह ने ये डिसाइड कर लिया शायद कि यार हम जो है इस चीज को नहीं मानेंगे और हम जो है ना इस पर अब प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये दौरा मुलतवी करेंगे। बीसीसीआई वगैरह से भी बात की, वहाँ यकीनी तौर पर कुछ बड़े लोग भी मौजूद थे, कुछ ऐसे लोग इंडिया के मौजूद थे कि उनसे मतलब राय ली गई और अपने क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने इन्फॉर्म किया। क्रिकेट बोर्ड को जब इन्फॉर्म किया तो क्रिकेट बोर्ड ने बैक किया कि नहीं ये है, तो प्रेशर बिल्ड हुआ कि हाँ भाई हम दौरा छोड़ देंगे, ये गलत है और ये एलिगेशन मत लगाओ कि रेसिस्ट बहुत खतरनाक बात होती है, ये ब्लेम लगा देना कि यार आपने किसी की जो है ना वो नस्ल कशी की है या कुछ की है। वो एंड्रू साइमंड ने कहा इसने मुझे जो है ना वो मंकी का है, तो मंकी गेट के नाम से ये टेस्ट हमेशा याद रखा जाता है, इसलिए इसको मंकी गेट कहते हैं। और बहरहाल वहाँ पर फिर प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बाद फिर टाइम लगा, फिर बाद में आईसीसी ने कहा नहीं वो एलिगेशंस खत्म हो गए, ये हो गए। तो हाँ, ये उन लोगों के लिए भी सीख है। उस दौर से सुनता हुआ आ रहा हूँ भाई मैं, उसके बाद ज्यादा सुना मैंने 2010-11 से, लेकिन लोग कहते थे यार भारत का बड़ा इन्फ्लुएंस है, भारत का बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो बोर्ड में जो है वो बैकिंग है बीसीसीआई, और वो आईपीएल अब शुरू होने वाली है, उसके बाद सीजन है, तो अब भारत जो कहता है आईसीसी वो कहता है, समझ लो कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। मैंने कहा यार ये कैसी बात है, ये सुनते थे भाई, हम भी उस वक्त सुनते थे। तो ये था आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई। भाई वो बात ये है, प्रूफ क्या हुआ मेरा ख्याल से आईसीसी को उस मैच की सारी रिकॉर्डिंग मंगाकर, और 5-6 क्रिकेटर्स आईसीसी में होते हैं, क्रिकेटर्स ऐसी बात नहीं है, 5-6 साफ शफाफ ग्रेट क्रिकेटर्स, यानी कि जिनके क्रिकेटिंग कैरियर पर कोई दाग नहीं है। अगर मैं बात करूं तो चलो भारत का मामला था और ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ से प्लेयर्स नहीं लेते, लेकिन अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान से ले लेते और वेस्ट इंडीज से ले लेते, विव रिचर्ड्स को बुला लेते, या उन लोगों को कह देते, जावेद मियांदाद को ले लेते, जहीर अब्बास को ले लेते। यार हनीफ भाई जो है ना, हनीफ सर तो उस वक्त भी बीमार थे वो काफ़ी अरसे से, लेकिन उस वक्त वो ठीक थे। 2008 की बात है, ये 7-8 वाला सीजन था, तो 2008 में वो ठीक थे, तो 2008 में ले लेते ग्रेट, यानी जो लोग क्रिकेट के बड़े थे ना, लेजेंड्स, या जिनकी खिदमात हैं, उनको मदऊ कर लेते कि यार यहाँ उन तक ये वीडियोस पहुंचाते कि आप सबका एक पैनल बना दिया हमने, आप हमारी हेल्प करें, आईसीसी चाहता है इस टेस्ट को देखकर बताएं कि आपकी राय क्या निकलती है, कि ये क्या इतने सारे एरर्स हैं, ह्यूमन एरर्स हैं, यानी एम्पायर, थर्ड एम्पायर, या फिर ये दानिस्ता तौर पर हुआ है। बहरहाल साबित हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मुकीम जो क्रिकेट हकीकी लवर्स हैं क्रिकेट के, वो सब जान चुके थे कि यार ये सारा जो गेम इन्होंने चलाया है ना, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए चलाया है कि ये बस एक
जोश में आ गए थे, बेशर्मी थी कि यार ये क्रिकेट नहीं है, बस हम जीतेंगे। तो वो एंड्रू साइमंड्स जो है ना, बाद में क्या हुआ कि वही एंड्रू साइमंड्स बेगैरत, उसको उसकी हरकतों की वजह से कभी साला वो चला जाता है शराब खानों में, और ठीक है भाई अगर तुम्हारे यहाँ अलाउ होगी, कभी जाके क्लब में जाके बदतमीजियां करता है। तो एंड्रू साइमंड्स की क्रिकेट इसीलिए इसी वजह से कम हो गई, इतनी बगैरती उसने एक ही मैच में कर दी थी, इसी वजह से उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। और हाँ यार, ये आज मजाक के लिए नहीं बोलता, अक्सर चिट चैट कर लेते हैं। वो जोहानिसबर्ग में साला ये पाकिस्तान के जो कमिंग वो क्या कहते हैं फर्स्ट चेंज बॉलर्स जो होते हैं, ये इनकी वजह से ये प्लेयर बना है, वरना 40-50 से ऊपर नहीं जाता था ये। 2003 के वर्ल्ड कप में 87-88 पर 4 आउट हो गए थे, वसीम भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सब फारिग हो गए थे। ये आया तो वो स्पेल, यकीनी तौर पर एक हद होती है बॉल कराने की, सब फारिग हो गए थे। अब्दुल रजाक की स्पीड नहीं रही थी। आज मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अभी लास्ट प्रोग्राम में बता दिया कि वो लेट जाएगा, तो वही बातें करता है मैं वर्ल्ड का ऑलराउंडर। एंड्रू साइमंड्स से मार खाता रहा, बहुत मारा था, खुसूसन अब्दुल रजाक को बहुत मारा था एंड्रू साइमंड्स ने, दीगर बॉलर्स को भी मारा था, लेकिन अब्दुल रजाक वाज द वन कि उसने एंड्रू साइमंड्स की वहां बाहें खुलवा दी थी 2003 के वर्ल्ड कप में जोहानिसबर्ग में। तो ये सारे मामला थे। बड़ा मुझे तकलीफ हुई कि ये जो ऐसे प्लेयर है ना, इनका करियर प्रोलॉन्ग कर दिया। मतलब हमारे ही बॉलर्स ने, यानी हमारे एशिया के ही बॉलर्स थे ना, वसीम भाई ने ऊपर से इतना अच्छा बेस बना के दिया, पाकिस्तान वो मैच जीतता, आराम से जीतता यार। 143, 3 इनिंग में मिला के वो 143 बनाए, ऐसा प्लेयर था वो। उससे पहले वो करता था इधर उधर, इंग्लैंड जाता था वो खेलने लीग क्रिकेट वगैरह, वहां रन्स करता था, लेकिन आलमी क्रिकेट में वो 30-40 रन की हिटिंग करता था। रिकी पॉन्टिंग का उस पर बहुत ज्यादा बिलीफ था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि शुरू में रिकी पॉन्टिंग भी ऐसे ही आए थे ना, आसान कैरेक्टर नहीं थे। अच्छा, आज अब एक बात निकली यहाँ कि रिकी पॉन्टिंग के उस वक्त का एटीट्यूड, अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया, शायद लास्ट या सेकंड लास्ट में, कि पांड्या ने कितना प्रेस किया कि वो हमारे मुंबई इंडियंस के लिए फादर फिगर की हैसियत रखते हैं। तो यार ये कहीं ना कहीं चीजें शर्म तो दिलाती होंगी कि जिस टीम के साथ तुमने बेशर्मी की थी, आज वहीं तुम बैठे हुए हो, तुम्हें तुम्हारे मुल्क से ज्यादा पैसे नवाजती है मुंबई इंडियंस, एक फ्रेंचाइजी सही, यानी एशिया में आप क्रिकेटर अच्छे हो ना, तो आपको, ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, क्रिकेटर आप अच्छे हो तो आपको आपका हक दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी स्ट्रेंथ है, अब डे बाय डे वो इंप्रूव हुई, या जो भी चीज है, वहां भी आप देखें कि अगर कोई फॉरनर आपके साथ लगता है, विव रिचर्ड्स साहब को, जी सर विव रिचर्ड्स को जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर हैं, लाजमी सी बात है अच्छे खासे पैसे भी पे करते होंगे ना, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग की सबसे कम बजट में खरीदी गई टीम थी, उसका मेंटोर विव रिचर्ड्स है। तो ये वो इज्जत है जो हम एशियंस देते हैं। एशिया पैसिफिक में हम जो बात करते हैं कि हम एशियंस देते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, हम इंडियंस हो, श्रीलंका के लोग हों। डेव वॉटमोर जो है वो आसान कैरेक्टर नहीं था, श्रीलंकन को उसने समझा, वहां की क्रिकेट अच्छी की, फिर वो पाकिस्तान के साथ भी आया तो उसको मिसबा उल हक और उसकी जोड़ी बनी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं तस्वुर की गई जितनी उसकी श्रीलंका में थी। इसी तरह वो मिकी आर्थर और सरफराज का कॉम्बिनेशन बना तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। तो बताने का मकसद ये, गैरी कस्टन आए, उनको कितनी इज्जत दी गई, हालांकि बहुत से लोगों के साथ भी खेले थे सचिन वगैरह के, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप जीत गई टीम इंडिया। तो भाई ये सारी वो बातें हैं, ये सारी वो चीजें हैं। तो मैं कहूँगा कि बस ये मंकी गेट पे शर्म करनी चाहिए, और हेड्स ऑफ टू यूवी के भाई गलती की जल्दी रियलाइज़ कर ली, माफ़ी मांग ली। उम्मीद करता हूँ कि आगे कुछ अच्छे मामलात हों इस सारे केस को लेकर, अब मसला बढ़े नहीं। और शोएब अख्तर की जो भी अगर बात होगी तो वो बड़ा नाप तोल कर करेंगे, अभी कुछ हो तो जाए आगे तो उस पर बात करेंगे, और बहरहाल बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़रा एक सीरियस मामला है। और दूसरी चीज़ ये है कि एंड्रू साइमंड्स वो करेक्टर था कि उसके लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया के नाम नयाद जो आदमी थे वो साला चेंज हो गए, बेगैरत बन गए, और इतनी बेमानी की उन्होंने, यही क्लार्क विलार्क, क्या फ़ायदा इतने टेस्ट रन और इतनी चीज़ों का यार, क्या फ़ायदा, मुझे बता दें आप क्या फ़ायदा, मुझे नहीं समझ आती। तो बात यह है कि ये माइकल क्लार्क हों या फिर कुछ और लोग हों, और ये इतना ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि ये मामला ख़राब था इस टेस्ट मैच का कि मैं भूल गया हूँ। एक आदमी थे क्लार्क जो है वो वैसी भारत की तारीफों में लगा रहता है या पुल बांध देता है। तो मैं एक लिखारी थे, ऑस्ट्रेलवी लिखारी थे और बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने भी जो है ना पीटर रॉबिक या कुछ समथिंग नाम है उनका, तो वो राइटर थे बहुत अच्छे। उन्होंने भी जो है वो ये लिखा कि बहुत अपनी टीम के लिए एक तरह से उन्होंने गालियां अदा कर दी।
कि मतलब ये ऐसा लग रहा था कि पागल भेड़िए जो है वो खेल रहे हैं ये मैदान में, और ये क्रिकेट नहीं हो रही। ये सारी उनकी बातें थी पीटर रॉबक की। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये वो कहानी है, और मंकी गेट आप लोगों की फरमाइश पर मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, हम जो होते हैं ना एशिया के लोग, अब देखें मैं आप लोगों को जो जोड़ता हूँ और बात करता हूँ कि यार फला प्लेयर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वजह क्या होती है? ये जो गोरे होते हैं ना, ये फायदा लेना जानते हैं। अब देखें हम लोग कितने शॉर्ट टर्म मेमोरी के लोग हैं। आज यही रिकी पॉन्टिंग आईपीएल की जान बना हुआ है, ठीक है, यंगस्टर्स को सिखा रहा है, उसका टैलेंट, उसका गेम, उसका सब कुछ अपनी जगह। लेकिन आप देखें बदले में क्या हार्दिक पांड्या ये कह रहा है कि ये तो बगैर हमारे पास से माल कमा रहा है, और इसने तो क्या क्या हरकतें की थी टीम इंडिया को हराने के लिए, ये बनता है बहुत बड़ा क्रिकेटर 2008 में। और सोने पे सुहागा ये हुआ था। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं मंकी गेट में, कि विराट कोहली की टीम जब 2018-19 वाले सीजन में गई, तो जब जैसे ही सिडनी टेस्ट ड्रॉ हुआ, यानी होता है ना कि ये टेस्ट ड्रॉ हो गया, टीम इंडिया जीत गई, तो वहीं जीती नहीं, ड्रॉ हुआ, लेकिन वहीं पर उसी सिडनी के मैदान पर टीम इंडिया को सीरीज जीतने की खुशखबरी मिली। तो सिडनी अच्छा नहीं है। और हाँ, सिडनी में सचिन तेंदुलकर के हवाले से एक बात शेयर कर देता हूं जाते जाते, प्रोग्राम को खत्म करते करते, कि सचिन तेंदुलकर ने इस सीरीज में सिडनी में, या उससे पहले 2 दफा जब वो सिडनी गए 2004 में और उससे पहले, तो सचिन तेंदुलकर ने 1999-2000 वाले सीजन में भी सिडनी टेस्ट में 100 किया, उसके बाद उन्होंने फिर 100 किया 2004 वाले सीजन में, और फिर 100 किया 2008 वाले ही सीरीज में। तो सचिन तेंदुलकर ने सिडनी में जो आखिरी 3 मैचेस खेले, उन तीनों में सैकड़ा मारा। तो सचिन तेंदुलकर तो वैसे ही क्रिकेट के अन्नदाता, तो वहाँ सिडनी में भी वो फेमस हो गए थे कि भाई ये किंग ऑफ सिडनी है। तो बहरहाल सब्सक्राइब कीजिए भाई, तेजी से लाइक कीजिए, और बार बार कह रहा होता हूँ। और कुछ दोस्त बड़े वेल विशर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, वो अभी बता रहे थे कि आप सर्चिंग में बहुत बड़े हुए थे, अब जो है वो आप कम हैं। तो भाई मैं चेक करता हूँ, मुझे तो इतना नहीं मालूम, मैं खुद ही ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो आप लोगों से ऑन एयर ही कहता हूँ कि आप लोग भी चेक कर लिए, क्योंकि अच्छों से ज़्यादा बुरों की भरमार है। तो हो सकता है भाई कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लोग हों, तो उन्होंने किसी तरह से रोका हो, क्योंकि बीच में हमदर्द बनकर 3-4 लोगों ने मुझसे तलब ज़रूर की मेरी ये आईडी के, मतलब यानी कि लिंक्स क्या आप बताएं, आप कहें कौन सा हम देखेंगे चैनल, इसकी अच्छाई के लिए आपको राय देंगे। तो वो अच्छाई की राय तो अभी तक नहीं आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी बुराई शुरू हुई। तो बहरहाल माजरत के साथ मैं कह देता हूँ, मैं दिल में नहीं रखता, कह देता हूँ, ठीक है ना। दिल में रखने वाले बेगैरत होते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि अब सीधी सी बात हो गई, आखिरी बात यह कि सब्सक्राइब ज़रा तेज़ कर लें, और बताइएगा भाई ये मंकी गेट आप लोगों ने, सब भाइयों ने लगाई हुई थी। वरुण देख लो भाई बना लिया मैंने, दिनेश देख लो मैंने बना लिया भाई, तुम जितने भी सब कह रहे थे मंकी गेट। और भैया कोई कोताही हुई हो तो उसके लिए माजरत, और ज़िंदगी ने वफा की। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।